अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ़। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हमारा टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर्स, जिसमें हम देखेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कि एक्चुअली हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और फिर इनके एडवांटेजेस। व्हाट इज़ मल्टी वाइब्रेटर्स? मल्टी वाइब्रेटर्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं विच आर यूज्ड एज पल्स जनरेटिंग, पल्स स्टोरिंग, पल्स काउंटिंग, known as multi vibrators. They are basically two stage amplifier. आप एम्पलीफायर पहले पढ़ चुकी हैं, उसको एक दफ़ा रिवाइज करके फिर आप इस टॉपिक को पढ़ें। बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर्स जो है ये यूज्ड होते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में, ऑसिलेटर्स में, टाइमर्स में, ठीक है। और इट इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन साइनोसॉइडल और स्क्वायर वेव्स। मल्टी वाइब्रेटर्स की 3 टाइप्स हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसको हम नॉन ड्रिवन टाइप भी कहते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स जिसको ड्रिवन टाइप भी कहते हैं, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसको ट्रिगर्ड ऑसिलेटर भी कहते हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, काजी स्टेबल स्टेट्स होती है। काजी मीन हाफ। मोनोस्टेबल स्टेट को हम वन शूट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसमें मोनो की वजह से ही इसको, मोनो मीन सिंगल, इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है और एक काजी स्टेबल स्टेट होती है। बाई स्टेबल स्टेट जो है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है, इसमें बाई मीन्स 2, इसमें दोनों इसकी स्टेट्स जो हैं वो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। हमारा जो सिलेबस का हिस्सा है वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल शूट और सिंगल स्विंग मल्टी वाइब्रेटर। इट सप्लाइज सिंगल आउटपुट पल्स ऑफ डिज़ायरेबल ड्यूरेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी एक ही इसमें स्टेबल स्टेट होगी। अब इसकी हम आगे सर्किट डायग्राम भी देखते हैं, उसमें सारी आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ट्रिगर्ड का मतलब होता है जब आप इनपुट देंगे। व्हेन ट्रिगर्ड a pulse of predefined duration is produced. The circuit then returns to its stable state and produces no more output until triggered again. इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास स्टेबल स्टेट है वो तब तक रहेगी जब तक आप उसके इनपुट नहीं देंगे। इनपुट आप ट्रिगर जो करेंगे वो जब तक आप नहीं देंगे उस वक्त तक वो उसकी स्टेबल स्टेट मल्टी वाइब्रेटर की वो उस पर सस्टेन रहेगा। जब आप नेक्स्ट उसको ट्रिगर करेंगे तो तब जाके वो दोबारा से उसकी स्टेट्स चेंज होंगी। वो कैसे होंगी आगे हम देखते हैं। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में देखें, हम जैसे पीछे हमने कहा कि इसके इसमें टू स्टेज एम्पलीफायर होता है। बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर आएगा या ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह आएगा। पैसिव कंपोनेंट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आएगा। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज़ हुआ है। ये आपके पास, अगर आप इतनी सी डायग्राम को देखें, ये आपके पास एम्पलीफायर के तौर पे, ये एम्पलीफायर का सर्किट बना हुआ है, ये एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसी तरह इस साइड पे भी है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये 2 स्टेज एम्पलीफायर हैं और एक्टिव कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर होंगे। पैसिव कंपोनेंट्स में आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर्स होंगे। अब ये सर्किट डायग्राम में आप इसको गौर से देखें। इसमें ये आपके पास VCC है और ये आपके पास -VBB है, ये ठीक है। -VBB हम R3 के थ्रू Q1 को दे रहे हैं। ये जो ट्रिगर की बात कर रहे थे, ये आपके पास
ट्रिगर पल्स है जिसको हम इनपुट के तौर पे जब अप्लाई करेंगे स्टेज को चेंज करने के लिए, इसकी जो भी स्टेज होगी उसको चेंज करने के लिए, और ये C2 के थ्रू बेस ऑफ द Q1 को दी जा रही है। अब इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं ये NPN ट्रांजिस्टर्स हैं और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ की है। यहाँ पे एक पॉइंट है A और इस साइड पे एक पॉइंट B है जो मेंशन नहीं किया हुआ बिल्कुल इस साइड पे, जिसको मैं अभी इसके ऊपर एडिटिंग कर देती हूँ। अब होगा क्या, इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी। इसमें देखें जो बेस है, दोनों के बेस, दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस एक दूसरे के कलेक्टर से कनेक्टेड है। अगर आप और से देखें कलेक्टर आउटपुट से, यानी A पॉइंट से C1 से यहाँ से ये बेस ऑफ द Q2 को जा रहा है। इधर से देखें इसका जो C2 होगा यानी कलेक्टर होगा वो R1 से ये बेस ऑफ द Q1 की तरफ जा रहा है। अब ये क्या फंक्शन है इसको भी हम देखते हैं और ये क्यों ऐसे कनेक्टेड है, वर्किंग में ये आपको सारा समझ आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इस वक्त जब हम इसको कोई इनपुट नहीं देंगे, हम इसको इनपुट यानी ये ट्रिगर पल्स इसको नहीं दी जाएगी, उस वक्त ये कौन सी स्टेज पे है। जो जिस स्टेज पे ये होगा उसी स्टेज को हम स्टेबल स्टेट कहेंगे। फिर हम अपना ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे, ट्रिगर पल्स इसकी उस स्टेबल स्टेट को चेंज कर देगा जो कि नॉन स्टेबल स्टेट होगी या अनस्टेबल स्टेट होगी। उसको फिर दोबारा हम रिटर्न, वो खुद ब खुद रिटर्न होगी इनिशियल कंडीशन स्टेट पे, जो कि पहले इस फर्स्ट टाइम हमने इसको स्टेबल पे रखा होगा। देखना ये है कि इसकी स्टेबल स्टेट क्या है और कैसे है। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने इस वक्त कोई इनपुट अप्लाई नहीं की। होगा क्या, ये जो -VBB है, ये -VBB R3 के थ्रू Q1 के बेस को जाएगी। Q1 के बेस पे जब ज़ीरो पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो ये इसको रिवर्स बायस कर देगा और Q1 जो है वो कट ऑफ में चला जाएगा। Q1 मीन्स ट्रांजिस्टर जो आपके पास Q1 है ये कट ऑफ रीजन में जाएगा क्योंकि बेस नेगेटिव होगा। जब बेस के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होगा ये कट ऑफ स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। और जब ये कट ऑफ स्टेट पे जाएगा, और ये किस वजह से जाएगा, -VBB की वजह से, तो इसका जो IC करंट है वो क्या होगा, 0। यहाँ IC करंट जो है आपके पास Q1 का IC करंट 0 होगा। Q1 का IC करंट 0 होगा तो जो यहाँ पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, ये जो VCC है जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये एज इट इज़ हमारे पास RL1 के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी और A पे हमारे पास मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। इट मीन्स कि Q1 कट ऑफ स्टेट में है, मीन्स के यहाँ पे हमारे पास Q1 का IC जब IC1 कह लें या IC करंट ऑफ द Q1 0 होगा तो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट के तौर पे। अब आ जाए, जो A पॉइंट है इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये C1 के थ्रू, C1 कैपेसिटर के थ्रू ये जाएगा। ये आप देख सकते हैं C1 के थ्रू ये लाइन जा रही है बेस ऑफ द Q2। अब इतना हाई पोटेंशियल जब बेस ऑफ द Q2 को मिलेगा, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। जब पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा तो ये Q2 जो है ये सैचुरेशन में चला जाएगा। जब Q2 सैचुरेशन में जाएगा तो सैचुरेशन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सैचुरेशन में होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा, करंट होगा IC2, ये आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऊपर से VCC जो है RL2 पे जो ड्रॉप होगी वो उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि सैचुरेशन में आपके पास RL2 पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं
आउटपुट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आउटपुट आएगी हमारे पास, ये देखिए R1, ये हमारे पास Q1 की से आ रही है। अब Q1 से जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो अब पहले हम कह चुके हैं Q1 क्या है, कट ऑफ में। इट मीन्स कि जो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे अपीयर होगी वो ये होगी, Q1 इज़ इक्वल टू इन कट ऑफ रीजन एंड Q2 जो है वो हमारे पास सैचुरेशन रीजन में है। ये आपके पास तब आया सिचुएशन जब आपके पास कोई इनपुट आपने यहाँ से ट्रिगर नहीं की थी, यानी इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या हो गए, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिगर पल्स एट C2 विद स्विच S क्लोज्ड यानी एंड VCC इज कनेक्टेड ड्यू टू नेगेटिव सप्लाई ऑफ VBB, the base of the Q1 is at low potential and the potential at point A is maximum, so Q1 is in cutoff region. अब due to VCC the base of the transistor Q2 is at higher potential, क्योंकि VCC सारी A पॉइंट पे ड्रॉप हुई, C1 पे मैक्सिमम पोटेंशियल, C1 कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्जिंग हुई। वो चार्जिंग जो है C1 के थ्रू किसको सप्लाई की गई, Q2 के बेस को। जब Q2 के बेस को वो सप्लाई मिली तो Q2 के बेस पे हाई पोटेंशियल हुआ, तो वो उसमें इट्स कलेक्टर वोल्टेज इज़ लोअर, सो Q2 कंडक्ट्स, और ये उसका बेस का पोटेंशियल हाई होगा। बेस पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा वो हाई होगा और उसकी कलेक्टर वोल्टेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी, और आपके पास Q2 जो कंडक्ट्स करेगा और उसकी कंडक्शन किस में होगी, सैचुरेशन में। अब हमारे पास ये स्टेबल स्टेट होगी जो हमने इनिशियली डिसाइड किया कि क्या हुआ जब हमारे पास कोई इनपुट नहीं थी। तो स्टेबल स्टेट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होगी, Q1 कट ऑफ रीजन में, Q2 सैचुरेशन रीजन में। अब जब हम इसको ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम इसकी डायग्राम पे वापस जाते हैं। डायग्राम में देखें, ये आपके पास ट्रिगर पल्स है। इस ट्रिगर पल्स को हम C2 के थ्रू बेस ऑफ द Q1 को देंगे। जब ये ट्रिगर पल्स जाएगी, ये देखिए, ये ट्रिगर पल्स एक हाई पोटेंशियल ट्रिगर पल्स है। जब ये Q1 के बेस पे जाएगी तो ये VBB जो कि नेगेटिव है, इसको ये इग्नोर कर देगी, यानी इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पहले इसी की वजह से Q1 कट ऑफ में था। अब जब हाई पोटेंशियल C2 के थ्रू, पैसिव कंपोनेंट के थ्रू हमारे पास Q1 के बेस में जा रहा है, तो क्या होगा, जब बेस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, वो भी इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा मीन्स ये Q1 जो है वो कट ऑफ रीजन से निकल आएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। जब सैचुरेशन रीजन में जाएगा, A पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी और RL1 पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, और इट मीन्स Q1 कट ऑफ में है। जब ड्रॉप नहीं होगा, C1 पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब C1 पे पोटेंशियल नहीं होगा तो Q1 के बेस पे कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, यानी इसको पोटेंशियल कम मिलेगा, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा। तो Q2 जो है वो सैचुरेशन से निकलना शुरू हो जाएगा और कट ऑफ रीजन की तरफ जाना शुरू होगा। जब कट ऑफ रीजन की तरफ जाएगा तो इसका ये VCC जो है ये RL2 के थ्रू पे सारी ड्रॉप होगी, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, और इस पे IC की वैल्यू जो है, IC की वैल्यू 0 होगी, यानी Q2 की IC की वैल्यू अब 0 होगी क्योंकि ये सैचुरेशन से निकल आया है। अब हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो ट्रिगर पल्स की वजह से आएगी, वो जी गर्ल्स, अब ये जो रेड लाइन है, ये जो ड्रा की है मैंने अभी, ये लाइन तब थी जब Q1 आपके पास, जी गर्ल्स ये मैंने दोबारा ड्रॉ की है। ये सिंपल जो लाइन आपके सामने शो हो रही है, ये लाइन आपके पास तब की है जब आपके पास Q1 कट ऑफ रीजन में था। ये 0 लाइन को शो कर रहा है, यानी कट ऑफ रीजन को, ठीक है। अब जब आप ट्रिगर, ये तब तक रहेगी जब तक आप इसको ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करोगे। जब आप ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दोगे तो जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो क्या होगा, Q1 सैचुरेशन में चला जाएगा और Q2 कट ऑफ रीजन में। जब Q1 सैचुरेशन में जाएगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ये आपके पास स्टेट आ जाएगी इसकी ग्राफ की, और ये भी ये यहाँ पे ये नहीं रहेगी क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है। इस अनस्टेबल स्टेट को दोबारा स्टेबल स्टेट, जो कि आपके पास शो हो रही है नीचे सिंगल लाइन में, एक्स एक्सिस लाइन जिसको कहते हैं, इस पे वापस आना होगा इसको, ठीक है।
देखते हैं ये कैसे आती है जी। व्हेन ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, व्हेन द ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड टू Q1 थ्रू C2, ठीक है, C2 के थ्रू, C2 आपके पास जो ट्रिगर पल्स जहाँ से इनपुट हम दे रहे हैं नीचे Q1 के नीचे शो किया हुआ है, MMV यानी कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद स्विच टू इट्स ऑपोजिट अनस्टेबल स्टेट, यानी वो जो पहले स्टेबल स्टेट थी उसके ऑपोजिट होगी, लेकिन वो अनस्टेबल स्टेट होगी जो इसके बाद हमें मिलेगी जब ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं, वेयर जिसमें Q2 अब कट ऑफ में जाएगा, Q1 कंडक्ट्स करेगा सेचुरेशन में। द चेन ऑफ सर्किट एक्शन इज एज अंडर, पॉजिटिव ट्रिगर पल्स ऑफ सफिशिएंट एम्पलीट्यूड it will override the reverse bias of emitter base junction of Q1, यानी माइनस VBB जो है उसकी वजह से जो रिवर्स बाइसिंग थी उसको वो ओवरराइड करेगा और उसको फॉरवर्ड बाइस में करेगा, और हैंस Q1 will start conducting. As Q1 conducts, its collector voltage falls. अब इसकी जो कलेक्टर की वोल्टेज वो फॉल करना शुरू हो जाएगी, वो किस वजह से, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL1, सारी वोल्टेज RL1 पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। मींस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव गोइंग सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा इट मीन्स उसको नेगेटिव गोइंग सिग्नल कहेंगे, और यही नेगेटिव गोइंग सिग्नल जो है वो Q2 के बेस को मिलेगा, वो उसी कैपेसिटर के थ्रू जिससे पहले पॉजिटिव सिग्नल मिला था, ठीक है, वेयर इट डिक्रीजेज इट्स फॉरवर्ड बाइस, जो कि पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में था, Q2 जो कि कंडक्ट कर रहा था सेचुरेशन में था, उसको वो कंडक्शन से निकालेगा, कंडक्शन सेचुरेशन से निकालेगा। एज कलेक्टर करंट ऑफ Q1 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, पोटेंशियल ऑफ B इंक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू लेस ड्रॉप ओवर RL2 सून कम्स Q2 का आउट ऑफ कंडक्शन। द पॉजिटिव गोइंग सिग्नल एट B, ठीक है, B इज़ फीड वाया R1, ठीक है, R1 के थ्रू उसको फीड किया जाएगा Q1 को, व्हेन इट इंक्रीजेज इट्स फॉरवर्ड बाइस फर्दर, एज Q1 conducts more the potential of A approaches to 0 volts. The action ends with Q1 conducting at saturation and Q2 cut off. Now unstable state of monostable multivibrator क्या होगी, Q1 saturation में है, Q2 कट ऑफ में है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा ये Q1 सैचुरेशन में होगा, Q2 कट ऑफ में होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो आपके पास उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी आउटपुट पे जो ग्राफ आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, पहले सिंपल एक लाइन थी, फिर ये इसकी लाइन इंक्रीज़ कर गई ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ, मीन्स ये तब होगा जब Q1 कंडक्ट करेगा सैचुरेशन में होगा। अब चूँकि ये अनस्टेबल स्टेट है तो इसने यहाँ पे रहना नहीं है, इसको वापस अपनी इनिशियल स्टेट जो कि स्टेबल है उसकी तरफ रिटर्न करना पड़ेगा, और ये बगैर इनपुट यानी ट्रिगर पल्स के रिटर्न करेगी। एज द पॉइंट ए इज़ आलमोस्ट एट 0 वोल्ट, क्योंकि पॉइंट ए पे 0 वोल्ट इसलिए है Q1 कंडक्ट कर रहा है। C1 स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज, C1 जो है कैपेसिटर जो फुली चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होगा थ्रू सैचुरेटेड Q1 टू ग्राउंड। As C1 discharges, the negative potential at the base of Q2 is decreased. As C1 decreases, further Q2 is pulled off cut-off region. वो उसको क्या करेगा, जब वो C1 डिस्चार्ज होगा यानी पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा बेस ऑफ द Q2 पे, जो कि पहले अब अनस्टेबल स्टेट जो उसकी थी उसमें वो कट ऑफ में था, उसको कट ऑफ रीजन से वो निकालेगा क्योंकि उसको पोटेंशियल मिलना शुरू हो जाएगा। As Q2 conducts further, a negative signal going from point B via R1 drive Q1 into cutoff region. Hence, the circuit return to its original और initial state. इसमें ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा। With Q2 conducting at saturation and saturation region and Q1 cutoff. अब it means in this state will another trigger pulse come. यहाँ पे मीन्स कि आपके पास ये रिमेन्स रहेगा इसी स्टेट पे जब तक कि दूसरी ट्रिगर पल्स नहीं आएगी, ठीक है। अब इस वक्त ये कौन सी स्टेट पे होगा, इस वक्त हमारे पास ये Q1 कट ऑफ में
Q2 सैचुरेशन में, जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट थी जब हमने उसको कोई ट्रिगर पल्स नहीं दी थी, और ये उस वक्त तक रहेगा जब उसके पास हम नेक्स्ट ट्रिगर पल्स नहीं देंगे। अगर हम इसको नेक्स्ट ट्रिगर पल्स नहीं देते, ठीक है, तो इसकी सिचुएशन जो है जिसमें भी वो है उसी में ये मेंटेन रखेगा, क्योंकि ये वन शूट और या दूसरे अल्फाज में सिंगल स्विंग मल्टी वाइब्रेटर है। तो ये स्विंग इसका चेंज तभी होगा जब इसको हम ट्रिगर पल्स देंगे। सिंस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस वन आउटपुट पल्स फॉर एवरी इनपुट ट्रिगर पल्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोनो और वन शूट मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट्स, काउंटिंग सर्किट्स, कंप्यूटर मेमोरी सर्किट्स, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बताया गया है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आप एक पल्स और दूसरी पल्स, एक पहली पल्स जो देते हैं स्टेबल स्टेट को, दोबारा दूसरी दफ़ा उसको अनस्टेबल करने के लिए उसको पल्स देते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो टाइम है, ठीक है, वो उसका जो टाइम कांस्टेंट टी, ठीक है, वो जो RC टाइम कांस्टेंट है उससे ज़्यादा होगा, यानी हमारा ट्रिगर पल्स देने का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जबकि जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो कम आता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये रिमूव कहाँ पे होता है? जब हम इसको बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों स्टेबल स्टेट्स होती हैं, हमें हर दफ़ा उसको ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी। ये तीनों आपके पास जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं उनमें कंपैरिजन बताया गया है कि ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल में क्या डिफरेंस है। ए स्टेबल में कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, मोनो में एक स्टेबल स्टेट होती है, और बाइस्टेबल में दोनों ही स्टेबल स्टेट्स होती हैं। और इसमें ए स्टेबल में ट्रिगर इनपुट इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें उसकी काजी स्टेबल स्टेट जो होती है, क्योंकि स्टेबल स्टेट ही नहीं है जिसको चेंज करना पड़ेगा, काजी स्टेबल स्टेट्स होती हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है, उसमें ट्रिगर पल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। मोनोस्टेबल स्टेट में आपने स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी आपने पढ़ा कि एक ट्रिगर पल्स की ज़रूरत होती है ताकि उसकी हम चेंज कर सकें स्टेट ऑफ आउटपुट को। इसमें हमें बाइस्टेबल में हमें ज़रूरत होगी। ए स्टेबल स्टेट जो है ये यूज्ड एज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वेव और रैम्प जनरेटर्स में ये यूज़ होता है। ये मोनोस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है ये टाइमर के तौर पे यूज़ होता है, यानी ऐसे सर्किट जिसमें टाइमर हो, यानी हम टाइम लगा देते हैं, वो टाइम उस वक्त तक मेंटेन रहेगा जब तक कि हम उस टाइमर को ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टाइमर्स में यूज़ होता है। और जो बाइस्टेबल है ये फ्लिप फ्लॉप एक स्टेज से दूसरे में जाएगा, दूसरे से फिर वापस फ्लिप करके पहले में, और ये खुद ब इसकी ट्रिगरिंग क्योंकि जारी रहेगी तो ये खुद ब खुद होता रहेगा। अच्छा, इसमें ए स्टेबल में 2 काजी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, मोनोस्टेबल में 1 काजी स्टेबल स्टेट होती है, बाइस्टेबल में कोई काजी स्टेबल होती ही नहीं। काजी मीन हाफ स्टेबल स्टेट, क्योंकि उसमें तो कम्प्लीटली 2 ही स्टेबल स्टेट्स होंगी। अच्छा, काजी स्टेबल स्टेट्स के लिए जो टाइम होगा वो डिपेंड्स ऑन RC टाइम कांस्टेंट। द 2 काजी स्टेबल स्टेट्स कैन हैव डिफरेंट इंटरवल्स, दोनों का इंटरवल भी डिफरेंट होगा। इसमें टाइम फॉर द काजी स्टेबल स्टेट डिपेंड्स ऑन RC टाइम कांस्टेंट, यानी जो स्टेबल स्टेट रहेगी, काजी स्टेबल स्टेट होगी, वो कितनी देर रहेगी ये RC पे डिपेंड करता है, यानी वो मेंटेन कितनी देर उसको यानी काजी स्टेबल से मुराद अनस्टेबल स्टेट जो है, अनस्टेबल स्टेट कितनी देर रहेगी ये RC के टाइम पे डिपेंड करता है। अगर RC का टाइम R मीन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के प्रोडक्ट का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा देर उसको रखेगी, अगर नहीं होगा तो ये फ़ौरन से चेंज हो जाएगी, यानी कम होगा तो उतनी ही जल्दी ये चेंज हो जाएगी। और बाइस्टेबल में कोई काजी स्टेबल स्टेट होती ही नहीं। इसमें भी 1-2 मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग्स की, ये आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये 2 वेव फॉर्म्स दिखाई हुई, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन लाइन शोज इनपुट वेव फॉर्म टू मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, रेड लाइन शोज कन्वर्टेड आउटपुट। अब ग्रीन लाइन में आप देखिए कि हमारे पास ट्रिगर पल्स दे रहे हैं, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आउटपुट में देखें, आउटपुट हमारे पास अगर RC कांस्टेंट जो है वो एक जैसा होगा, हर दफ़ा एक ही टाइम पीरियड शो करेगा, तो एक ही तरह की स्क्वायर वेव आएगी। जहाँ उसका टाइम पीरियड चेंज होगा वहाँ पे उसका जो स्पैन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इट कैन एक्ट एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे भी। तो बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुश्किल है, सर्किट डायग्राम को बार बार ड्रॉ करके देखें। अगर आपको सर्किट डायग्राम प्रॉपरली समझ आ जाती है फिर इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने जहन में ये रखना है जो
एम्पलीफायर मतलब इसका Q1 अगर कंडक्ट कर रहा है, Q1 कंडक्ट करेगा तो उसके जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है, ये जो उसका कलेक्टर वोल्टेज है वो आपके पास उसमें ज़ीरो आए हो, उसमें वो मैक्सिमम होगी। अगर Q2 सैचुरेशन में है, दूसरा जो Q2 सैचुरेशन में होगा तो उस पर आपके पास मिनिमम होगी। तो ये जहन में रखेंगे। यही 2 पॉइंट्स है जो समझने वाले हैं कि ये सैचुरेशन से कैसे निकलता है या ये कट ऑफ रीजन से कैसे निकलता है, सैचुरेशन की तरफ कैसे जाता है, सैचुरेशन से कैसे निकलता है। यही 2 पॉइंट्स आप समझ लें तो सबसे इजी टॉपिक ये आपको लगेगा। थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होगी तो बहुत इजी है।